दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट सेकेंड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है रोल ऑफ साइटोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, यानी कि कोशिका विज्ञान का प्लांट वर्गीकी में क्या योगदान है। तो बात आती है कि साइटोलॉजी होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए साइटोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ सेल मार्फोलॉजी एंड कैरियोलॉजी, यानी कि जो कोशिका विज्ञान है यह सेल की मार्फोलॉजी और उसके न्यूक्लियस के साथ डील करती है। और जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स है जिसका यूज़ किया जाता है बायोसिस्टमैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब इसका रीज़न क्या है कि हम न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं। तो रीज़न इसका ये है कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम का जो कैरेक्टर है या बिहेवियर है हर एक टैक्सॉन में या फिर कह सकते हैं हर एक स्पीसीज़ में अलग अलग देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हर एक स्पीसीज़ के क्रोमोसोम है उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं क्रोमोसोम के इन डिफरेंस के आधार पर भी हम किसी भी टैक्सॉन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल वेरिएशन होते हैं, अगर वो रिलेटेड स्पीसीज़ है यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए स्पीसीज़ हैं तो ये क्रोमोसोमल वेरिएशन बहुत कम होते या तो नहीं होते। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप है स्पीसीज़ के तो उनमें ये जो क्रोमोसोमल वेरिएशन होता है वो बहुत अधिक होता है। तो ये जो साइटोलॉजिकल डिफरेंस है ये हमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर एविडेंस प्रोवाइड कराता है स्पीसीज़ इवोल्यूशन के बारे में। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो साइटोलॉजिकल एविडेंसेस है या फिर क्रोमोसोमल स्टडी है वो हमें बताते हैं कि किसी भी स्पीसीज़ का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है और कैसे हुआ है। तो सबसे पहले सॉलब्रिग ने 1968 में कुछ ऐसे पॉइंट दिए और उनका कहना था कि कुछ ऐसे साइटोप्लाज्मिक स्टडी होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी टैक्सोनॉमी को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कौन कौन से थे? तो सबसे पहला पॉइंट है क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर किसी भी टैक्सॉन में या फिर किसी भी स्पीसीज़ में कितनी है उस आधार पर उन स्पीसीज़ को क्लासिफाई किया जा सकता है। दूसरा है मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। और थर्ड है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, यानी कि कोशिका विभाजन के समय उस गुणसूत्र का व्यवहार कैसा है। तो आइए चलते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर क्रोमोसोम नंबर के आधार पर। तो प्लांट स्पीसीज़ में क्रोमोसोम नंबर के आधार पर जो सबसे ज़्यादा वर्क किया गया था वो किया था डार्लिंगटन एंड जानकी अमल इन 1945। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्लांट के क्रोमोसोम नंबर के आधार पर स्टडी किया और उनके जो रिसर्च है उन रिसर्च को पब्लिश किया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं IAPT। और इन्होंने अपने रिसर्च को कुल 9 वॉल्यूम में पब्लिश किया। तो इस पब्लिकेशन में आपको क्रोमोसोम नंबर के आधार पर जो उनकी एनुअल लिस्ट है वो मिल जाएगी। आपको बता दें कि मिसौरी बॉटनिकल गार्डन ने क्रोमोसोम नंबर, प्लांट के जो क्रोमोसोम नंबर है उनके रिकॉर्ड को मेंटेन किया हुआ है और वो बराबर जो नए स्पीसीज़ आते हैं या नए प्लांट आते हैं उनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उनके इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। तो किसी भी प्लांट का जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉयड नंबर के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। तो डिप्लॉयड यानी कि 2n जो कि सोमैटिक सेल में पाया जाता है, जबकि जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है वो उनके गैमिट में या फिर कह सकते हैं कि जर्म सेल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है वो सोमैटिक सेल में होता है और जो हैप्लॉयड होता है वो गैमिट्स में या फिर जर्म सेल में पाया जाता है। एक डिप्लॉयड स्पीसीज़ के अंदर जो गैमेटोफिटिक क्रोमोसोम नंबर होता है उसे हम बेस नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और इसे x से डिनोट किया जाता है। तो अगर कोई डिप्लॉयड स्पीसीज़ है तो उसका n=x होता है। कहने का मतलब है कि जो बेस नंबर है और जो हैप्लॉयड नंबर है वो बराबर होता है। और यदि हम बात करें पॉलीप्लॉयड स्पीसीज़ की, जो x है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है n के नंबर का, यानी कि n की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन x की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
कैसे होगी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक हेक्सापोलाइट प्लांट की बात कर रहा है, तो इसके लिए जो डिप्लॉयड नंबर है वो है 42, तो इसका हैप्लॉइड कितना होगा, 21 होगा। तो इसका जब हैप्लॉइड 21 है तो n बराबर हो जाएगा 3x, या फिर कह सकते हैं 2n बराबर 6x। चूँकि इसने हेक्साप्लॉइड बोला है तो इसका जो डिप्लॉयड नंबर होगा वो बराबर होगा 6x के। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, क्योंकि x की जो वैल्यू होती है वो n के बराबर होती है। तो जब हम 21 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 126। तो जो स्पीसीज़ है, प्लांट स्पीसीज़ है जिसका डिप्लॉयड 42 है, उसका हेक्साप्लॉइड होगा 126। तो देखिए जो एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज़ है इनके क्रोमोसोम में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर है वो पोएसी मेंबर के एक प्लांट पोआ लिटोरवा में पाया जाता है। इसमें जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है वो है 132। और वहीं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखें जो लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है वो एस्टेरेसी मेंबर के एक प्लांट हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम जो नंबर हैप्लॉइड होता है वो होता है 2। अब चलते हैं टेरिडोफाइट की ओर। तो टेरिडोफाइट्स में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है वो मिलता है ओफियोग्लॉसम में। तो ओफियोग्लॉसम रेटिकुलम, इसमें आपको क्रोमोसोम नंबर जो हैप्लॉइड देखने को मिलेगा वो मिलेगा 630। यदि हम क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन करते हैं यानी कि पॉलीपोलाइडी प्लांट प्राप्त करते हैं तो ये टैक्सोनॉमिक रूप से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में बात करें, ग्रास की जीनस है वल्पिया स्पीसीज़ जिसमें कि हेक्सापोलाइड पाया जाता है वो होता है 42, और वही टेट्रापोलाइडी इसका होता है वो होता है 28, और डिप्लॉयड होता है 14। तो क्रोमोसोम नंबर के आधार पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है। जैसे कि अगर हम बात करें, रावेन ने 1975 में वर्क किया क्रोमोसोम नंबर पर, और उन्होंने एंजियोस्पर्मिक में फैमिली लेवल पर वर्क किया, और इन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि जो एंजियोस्पर्मिक है, ठीक है, उनमें जो ओरिजिनल बेस नंबर है वो है 7x। तो जैसे अगर हम बात करें पियोनिया, ठीक है, इसमें 5x होता है और इसमें सबसे बड़े यानी कि लार्ज क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें सबसे अलग फैमिली में रखा गया है। तो पियोनिया को रखा गया है पियोनियसी फैमिली में, और इसको रखने का आधार जैसा कि मैंने बताया क्रोमोसोम नंबर भी है, इसके साथ ही साथ क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर है, मार्फोलॉजी है, एनाटॉमी है और एम्ब्रियोलॉजिकल बेस भी हैं जिनके आधार पर पियोनिया को इस फैमिली में रखा गया है। इसी तरह अगर हम देखें फैमिली पोएसी, तो इसमें एक सब फैमिली है बम्बुएसी जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर 12x होता है, और जबकि इसी में जो दूसरा सब फैमिली है पोडिएसी, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 7x होता है। वहीं अगर हम मेंथा जीनस को देखें तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है सब डिवीज़न ऑर्डिबेटिया के अंदर 9x होता है, प्लेजियम के अंदर 10x होता है, प्रेसलिया के अंदर 18x होता है, और खुद मेंथा का 12x होता है। तो इस तरह से देखा जाए कि एक फैमिली के जो दूसरे सब फैमिली है उसमें आपको क्रोमोसोम वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखकर हम किसी भी प्लांट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो जब भी हम किसी भी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं क्रोमोसोम की साइज़, उसका सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या है, इसके अलावा उस क्रोमोसोम में जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है उसका पोजीशन क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हम क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीच में होता है तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अब यदि सेंट्रोमियर बीच में न होकर मिडिल से थोड़ा दूर होता है तो उस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। अब यदि क्रोमोसोम में अगर सेंट्रोमियर लास्ट के पास, मतलब एकदम क्रोमेटिड्स के एकदम किनारों के पास पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, और एकदम एंड पर पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। द होल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इन ए स्पीसीज इज कॉल्ड कैरियोटाइप एंड देयर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इज टर्म एज इडियोग्राम और कैरियोग्राम। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब हम किसी स्पीसीज के सभी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप, और यदि क्रोमोसोम को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इडियोग्राम या फिर कैरियोग्राम।
तो आइडियोग्राम या फिर कैरियोग्राम हर एक स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कि निश्चित होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइरिस की, तो लाइरिस में जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 12 होते हैं। तो इन 12 में जो 6 क्रोमोसोम होते हैं वो मेटासेंट्रिक होते हैं और जो बचे हुए 6 क्रोमोसोम है वो सब मेटासेंट्रिक होते हैं। वही हम बात करें स्यूडोसागो, इसमें जो n होता है वो 22 होता है, जिसमें कि 1 टीलोसेंट्रिक, 6 सब मेटासेंट्रिक, 5 मेटासेंट्रिक होते हैं। अब थर्ड हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, यानी कि कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्र है उनका व्यवहार कैसा होता है। तो जो क्रोमोसोम बिहेवियर होता है वह पेयरिंग के दौरान, यानी कि जब क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं सिनेप्सिस होता है, या फिर उसके बाद जब वो सेपरेट करते हैं, तो ये किसी भी टैक्सॉन की स्टडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। जैसे कि यदि हम बात करें जो मियोसिस होता है वह हमें टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि जंकिएसियन सैप्रेसी फैमिली को देखें तो इनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो छोटे होते हैं और इनका जो सेंट्रोमियर है उसका लोकेशन अनलोकलाइज्ड होता है, यानी कि उसका लोकेशन फिक्स नहीं होता। उसी तरह जो जीनस पियोनिया है इसको ट्रेडिशनली रखा गया है फैमिली रेनिकुलेसी में, लेकिन जब साइटोलॉजिकल डाटा के आधार पर देखा गया तो जो पियोनिया है इसको एक डिफरेंट मेंबर के रूप में रखा गया, क्योंकि जो रेनिकुलेसी के मेंबर हैं इनमें जो बेस नंबर होता है क्रोमोसोम का वो 6x, 7x या 8x होता है, जबकि पियोनिया के अंदर आपको यह 5x देखने को मिलता है। तो इसी पॉइंट के साथ टैक्सोनॉमिक एविडेंस फ्रॉम साइटोलॉजी खत्म होता है। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।